अब सीड डेवलपमेंट होगा आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट इज सीड? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ sexual reproduction in plants, also called fertilized ovule. ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलेंगे हम सीड को। और हम बात करूँ सीड के पार्ट्स की, सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सीड्स? सीड्स के पार्ट्स में देखिए, सीड्स के पार्ट में होगा सीड कोट, cotyledons, and you have embryonal axis. सीड कोट किससे बने हैं? इंटेग्यूमेंट्स से। So entanglements develop into सीड कोट। ये बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है। Integuments developing into seed coat is a post-fertilization event. In fact, seed is also a post-fertilization event. अब seed coat में दो लेयर्स होते हैं, इनर एंड आउटर। इनर वाले को बोलेंगे टेस्टा एंड आउटर वाले को बोलेंगे टेगमेन, ठीक है। इनर टेस्टा एंड आउटर टेगमेन, ये हो गए सीड कोट के लेयर्स, है ना। सीड कोट के लेयर्स इनर टेस्टा एंड आउटर टेगमेन, याद रख लीजिएगा, इसको पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना। अब सीड कोट बन चुका है, उसके बाद बनेंगे कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स मैं आपको बता चुकी हूँ, स्वॉलन स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर स्वॉलन ड्यू टू फूड रिजर्व। इसके अंदर फूड रिजर्व होता है सारा का सारा, इसलिए स्वॉलन लिखते हैं, है ना। एम्ब्रियो एक्सिस के पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। अब किसी किसी सीड में क्या होता है कि न्यूसेलस विच पेरेंट का मेटा सेल जो थे ओव्यूल के, वो भी रेमिनेंट होते हैं, उसको बोलते हैं फिर हम पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्मिक सीड्स। रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस in a seed is called perisperm. ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस हुआ करता था, वो वाला अगर बचा हुआ है रेमिनेंट है तो उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड्स, ब्लैक पेपर, एंड बीट, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए पेरिस्पर्मिक सीड्स के, है ना। अब सीड डेवलपमेंट हो रहा है, तो जब सीड डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे इसमें एक्सट्रीमली नरिशमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो नरिशमेंट फुलफिल हो रही होती है एंडोस्पर्म से, बट इट ऑल्सो समवेयर रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन, जो कि रिलेटिवली अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर होता जाता है कम, 10 to 15% ही रह जाता है बाय मॉइस्चर इन द सीड। इसकी वजह से क्या होता है कि सीड को एक स्टेज में एंटर करना पड़ता है विच इज डोरमेंसी। Seeds enter a stage called dormancy due to lack of moisture and water. है ना। And dormancy is what? Dormancy is the inability of a seed to germinate. So seeds enter a stage called dormancy due to lack of water, during which the moisture content reduces to 10 to 15% by mass.
and the seed is not able to germinate. ठीक है, जब ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा तो अपने ओरिजिनल स्टेट में परसिस्टेंट रहेगा, काफी देर तक हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जब तक एकदम, क्योंकि अगर ये जर्मिनेट करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ प्लांट, बट अगर जर्मिनेट नहीं करेगा इसका मतलब हम इसको और देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जब सूटेबल कंडीशंस होती हैं, मॉइस्चर अवेलेबल होता है एंड सूटेबल ऑक्सीजन व्हेन इट इज आल्सो अवेलेबल, तब जर्मिनेशन की कंडीशन वापस स्टार्ट हो जाती है। सो व्हेन द सीड गेट्स सफिशिएंट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, seed starts to germinate and the stage of dormancy is broken, है ना। अब सीड के अंदर जैसे एक हमने ओव्यूल के अंदर पढ़ा था माइक्रोपाइल, जो जो पार्ट्स होते हैं ओव्यूल के वो डिस्कस करेंगे। सो माइक्रोपाइल तो परसिस्टेंट है, इट सर्व्स एज अ पोर फॉर वाटर एंड ऑक्सीजन एंट्री। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट था इंटेग्यूमेंट्स हमें बता चुके हैं। इंटेग्यूमेंट्स ने क्या बना लिया, सीड कोट, जो उसको सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सके अनफेवरेबल कंडीशन से। इंटेग्यूमेंट ने बना लिया सीड कोट। ओव्यूल तो बन गया सीड, है ना, फर्टिलाइज ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड सीड। ओवरी इज गोइंग टू फॉर्म फ्रूट। ठीक है, फ्रूट का और ओव्यूल का डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली चलता है। देयर डेवलपमेंट proceeds simultaneously। इस साइमल्टेनियसली वाला वर्ड याद रख लीजिएगा, क्योंकि असर्शन रीजन में साइमल्टेनियसली की जगह कुछ और डाल दिया तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए असर्शन रीजन के मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको ऐसे बता दूँ जो आपको पकड़ के रखने पड़ते हैं, क्योंकि असर्शन रीजन में स्टेटमेंट डाल देते हैं और फिर हम कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए इन दोनों का डेवलपमेंट साथ नहीं होगा, है ना। अब जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट वॉल बन जाती है। ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू फ्रूट वॉल which is called pericarp। ये हो गए कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। अब फ्रूट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड सक्यूलेंट और फ्लैशी फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में एग्जांपल ग्राउंडनट, ये सब हो गए, है ना। फ्लैशी फ्रूट्स में आपके एप्पल गावा वगैरह आ जाएंगे। एप्पल, सॉरी, हाँ एप्पल, नो, मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, ये सब आपके फ्लैशी फ्रूट्स में आ गए, है ना। दूसरी चीज, बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट, हमारे पास दो तरीके के फ्रूट्स और होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। बच्चों ट्रू फ्रूट वो होते हैं विच डेवलप फ्रॉम ओवरी। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स आर गोइंग टू डेवलप फ्रॉम ओवरी। फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जो ओवरी के साथ साथ किसी और चीज के कंट्रीब्यूशन से भी बनते हैं। अब हमें पता है फर्टिलाइजेशन हो चुका है, सीड का डेवलपमेंट हो चुका है, तो अब जो बाकी के फ्लोरल पार्ट जैसे कि पेटल हो गया, सेपल हो गया, इन सब का डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा अब। बट किसी किसी पार्ट में, किसी किसी प्लांट में क्या होता है कि जो थैलेमस होता है, लाइक ये जो थैलेमस होता है ओवरी के नीचे, बेसल पार्ट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड थैलेमस। तो जो थैलेमस होता है, थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन फूड फॉर्मेशन। तो इसमें थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन।
मतलब पार्ट्स अदर देन ओवरी आर आल्सो एडिबल इन सच काइंड ऑफ फॉल्स फ्रूट्स। एग्जांपल में हमारे एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी। ये हो गए मेरे फॉल्स फ्रूट। ठीक है, एक तरीका और है बच्चों फ्रूट डेवलप करने का, विच इज विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो द फ्रूट्स विच आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। Parthenocarpic fruits are formed without fertilization. ओवरी ने डायरेक्टली फ्रूट में डेवलपमेंट कर लिया है, सो ये सीडलेस होंगे। दीज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस। ठीक है, होते कैसे हैं बच्चों पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, बनते कैसे हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि इसके अंदर फ्रूटिंग करवा देते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सीडलेस फ्रूट्स होंगे विदाउट सीड फॉर्मेशन, पर क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं जिसकी वजह से ओव्यूल में सीड, ओव्यूल विल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड, तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है इसलिए दीज फ्रूट्स आर सीडलेस। हाउ दे आर फॉर्म्ड? ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ several plant hormones। ठीक है, एग्जाम्पल में बनाना, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए जितने भी लिखवाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आते हैं। अब बच्चों सीड के भी काफ़ी एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज तो मैं बता चुकी हूँ आपको, डोरमेंसी। डोरमेंसी अगर है तो सीड काफ़ी टाइम के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जर्मिनेट तो होगा नहीं सीड जब तक के लिए डोरमेंट है सीड, जब तक हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इवन कैन प्रिजर्व फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम इसको प्रिजर्व कर देते हैं, तो फार्मर्स उसको फिर यूज़ करते हैं फॉर एग्रीकल्चर अगेन, उसको वापस ग्रो करने के लिए वापस से कुछ चीज़ को प्रिजर्व कर लिया जाता है, कुछ वेराइटीज़ को प्रिजर्व कर लिया जाता है, जैसे कि वही सेम वेराइटी हम वापस से हार्वेस्ट कर सकें। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ में सीड सबसे पहले तो मैं बता चुकी हूँ, डोरमेंसी। एग्रीकल्चर में काफ़ी एडवांटेज होता है इसका। दूसरा, इसके पास टफ सीड कोट होता है, सो इट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट इटसेल्फ। आपको अलग से इसके लिए केयर करने की जरूरत नहीं है, इट कैन बी प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड कवरिंग और सीड कोट। तीसरी चीज, सीड के पास खुद का अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, इसलिए ये खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एंड ऑल्सो कैन फोटोसिंथेसाइज। हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन हो जाएगा, उसको फोटोसिंथेसिस भी सीड मेरा कर सकता है। दूसरी चीज, सीड के पास बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं ड्यू टू इट्स डिस्पर्जल। ड्यू टू डिस्पर्जल, बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज। सीड आपको कहीं भी डिस्पर्स हो गया, इवन इन अनफेवरेबल कंडीशन में भी अगर वो डिस्पर्स हो गया तो क्या होगा, अडेप्ट करेगा वो। या तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में वो खुद को जर्मिनेट नहीं कराएगा, फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद जर्मिनेट कराएगा। अगर फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद उसने अपने आप को जर्मिनेट कराया किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इसके ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसने खुद को अडेप्ट किया वहाँ के सराउंडिंग में फिट होने के लिए। मतलब ज़्यादा जगह पे अब हम वही सेम प्लांट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और
अगर जर्मिनेट कर भी रहा है तो वो वाटर की स्कैरसिटी अगर हो, वहाँ पे ड्रॉट हो, उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट करेगा। तो बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज आते हैं विद द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब पांचवी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। नेचुरली जो सीड ग्रो करते हैं और इवन जो हम आर्टिफिशियली सीड ग्रो करते हैं उनका भी इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे सुपीरियर वैरायटी के सीड्स हम ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होंगे। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ सीड्स। बट एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसका होता है? सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता क्या है सीड का? इन एग्रीकल्चर डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। अगर सीड डिहाइड्रेटेड है मतलब उसके अंदर वाटर कंटेंट कम है, इसका मतलब क्या होगा? जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, मीन्स इट विल एंटर इनटू डोरमेंसी। ठीक है, अगर सीड डोरमेंसी के स्टेज में है, सीड विल नॉट जर्मिनेट। इसकी वजह से सीड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, काफ़ी सालों तक प्रिजर्व कर सकते हैं, एज अ सैंपल स्टोर कर सकते हैं फॉर स्टडी पर्पज, ग्रो करने के लिए भी इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इन एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर डिहाइड्रेटेड सीड है, मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो सीड में इन्फेक्शन का भी चांसेस जो है वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर से ही आपके पैथोजेंस ग्रो करते हैं। तो अगर डिहाइड्रेटेड है सीड, वाटर मतलब मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो वो फर्दर इन्फेक्शन से भी बच जाएगा। अब मैं बात करूँ सीड वायबिलिटी की। तो व्हाट इज सीड वायबिलिटी? Seed viability is the period for which the seed retains the ability its ability to germinate after dispersal. अपने डिस्पर्स होने के बाद जितनी देर तक अपने अंदर सीड के अंदर कैपेबिलिटी है जर्मिनेशन की, उसी को बोलते हैं हम सीड वायबिलिटी। काफ़ी ज़्यादा पीरियड भी होता है सीड वायबिलिटी का। हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है ओल्डेस्ट सीड का, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ठीक है, इसने जर्मिनेशन कब शो किया था? इट शोड जर्मिनेशन आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। कहाँ पे एक्सकेवेट किया गया था? आर्कटिक टुंड्रा में। नेक्स्ट एग्जांपल डेट पाम का आता है, फिनिश डेक्टिलीफेरा। 2,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। सो सीड वायबिलिटी पीरियड इज ग्रेटली वेरिएबल, किसी किसी का बहुत कम होता है, किसी किसी का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एग्जाम इट वॉज एक्सकेवेटेड फ्रॉम डेड सी एट किंग हेरोड्स प्लेस ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। ये वाले दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हमको अच्छे से लर्न करने हैं। तीसरी चीज़ इसमें ये आती है कि कुछ सीड्स के अंदर, कुछ फ्रूट्स के अंदर दे हैव अ लॉट नंबर ऑफ सीड्स, सम फ्रूट्स हैव अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ सीड्स। एनसीईआरटी में इटैलिक्स में दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ विच इज़ नॉट रियली हाईलाइटेबल। तो इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं ऑर्किड्स का, विच इज़ अ मोनोकॉट, और पैरासिटिक स्पीशी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओरोब्रांग एंड स्ट्रिगा। हाईलाइटेड एग्जाम्पल्स हैं ओरोब्रांग एंड स्ट्रिगा, दे आर बिलोंग टू द पैरासिटिक स्पीशीज। इन फ्रूट्स के अंदर काफ़ी सारे सीड्स होते हैं।
So that's all about the advantages of seeds and seeds. Next topic is apomixis. What is apomixis? Apomixis is seed formation without fertilization. Apomixis is what? Seed formation without fertilization. ये याद रखिएगा, ये सीड फॉर्मेशन है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके सिमिलर एक टर्म हम सुन चुके हैं, पार्थिनोकार्पी। व्हाट वाज पार्थिनोकार्पी? पार्थिनोकार्पी वाज फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो ये डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए। एपोमिक्सिस में हम सीड फॉर्मेशन करा रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है? सीड फॉर्मेशन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब एपोमिक्सिस इज व्हाट? एपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रही। हुआ कैसा? Asexual, that mimics the sexual reproduction. It is a kind of asexual reproduction. हमारी एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए। It is asexual reproduction that mimics sexual reproduction. ठीक है, एपोमिक्सिस इज asexual reproduction that mimics sexual reproduction. अब एपोमिक्सिस दो तरीके से होती है। एक होती है एडवेंटिव और स्पोरोफिटिक बडिंग। बच्चों, एडवेंटिव का मतलब क्या होता है? एडवेंटिव का मतलब किसी चीज का ओरिजिन अदर देन इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि जहां से उसको ओरिजिन होना चाहिए था वहां से ना होकर कहीं और से उस चीज का ओरिजिन हो रहा है। अब मुझे बताए सीड किससे बनता है? जाइगोट से, है ना। बट यहाँ पर मेरा सीड विल नॉट बी फॉर्म, मतलब माई एम्ब्रियो विल नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट। ठीक है, तो एडवेंटिव मीन्स embryo will not be formed from zygote। ठीक है, और स्पोरोफिटिक का मतलब स्पोरोफिटिक बॉडी, हम क्लास 11th में प्लांट किंगडम में पढ़ के आ चुके हैं। स्पोरोफिटिक बॉडी, तो जो मेटर्नल स्पोरोफिटिक बॉडी होती है मीन्स मेरा ओव्यूल वाला पार्ट जो भी है, ओव्यूल एंड पूरा जो पिस्टल का पार्ट है उसको बोलते हैं वो स्पोरोफिटिक बॉडी। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक बॉडी से डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन from cells of sporophyte। कैसा होगा? मैटरनल स्पोरोफाइट, है ना। अब स्पोरोफिटिक बडिंग हुई कहाँ से? जो इंटेग्यूमेंट्स या फिर न्यूसेलस है ओव्यूल में, वो वाले सेल क्या करते हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर जाते हैं और फिर क्योंकि डिप्लॉयड है तो जाइगोट तो मतलब डिप्लॉयड तो प्लॉयडी तो मेंटेन है जाइगोट की, तो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट में से जब सेल्स प्रोट्रूड करके एम्ब्रियो सैक में आते हैं तो वो कंटिन्यूस डिवीजन शो करके एम्ब्रियो बना लेते हैं एंड देन सीड फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, सो जैसे ये ओव्यूल है, यहाँ पे मेरा एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? न्यूसेलस। तो सेल्स ऑफ न्यूसेलस प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक। ये मेरा एम्ब्रियो सैक था, यहाँ से सेल्स प्रोट्रूड करना स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, फॉर्मिंग सीड। एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो से फिर वापस उसमें सीड बन जाते हैं। बच्चों, प्लॉइडी मेंटेन रहेगी क्योंकि न्यूसेलस इज आल्सो डिप्लॉयड। तो ये बन कहाँ से रहे हैं? ये न्यूसेलस के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, जो मेरा एम्ब्रियो बन रहा है वो बन रहा है न्यूसेलस से।
इन एडवेंटिव और स्पोरोफिटिक बडिंग। स्पोरोफिटिक बडिंग से याद रख लीजिएगा बच्चों न्यूसेलस, क्योंकि ये पूरा जो भी पार्ट है आपकी मैटरनल स्पोरोफाइट है और मैटरनल स्पोरोफाइट में न्यूसेलस है, जिसकी वजह से अब जिसके थ्रू मेरा एम्ब्रियो बन रहा है। एग्जाम्पल सिट्रस, सिट्रस, ओपनशिया एंड मैंगो। ठीक है। दूसरा होता है रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। इसमें क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है माय एमएमसी, इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता। एमएमसी डज नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। एमएमसी डिप्लॉयड है मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा। अब इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, मेगास्पोर नहीं बनेगा। मेगास्पोर नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो सैक नहीं बन पाएगा, फिर पूरा डेवलपमेंट जो भी सेल का होता है वो नहीं हो पाएगा एम्ब्रियो सैक का। इसलिए एमएमसी से ही फर्दर डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो बन जाता है। सो रिकरेंट एगेमोस्पर्मी के अंदर एमएमसी फॉर्म्स एम्ब्रियो, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। होता किसके अंदर है, एप्पल एंड पियर के अंदर। ठीक है। अब इसी के साथ एक और टर्म आ जाता है विच इज पॉली एम्ब्रियोनी। वर्ड से समझ में आ रहा होगा मैं, पॉली एम्ब्रियोनी होगा क्या, जो पॉली एम्ब्रियोनी में मोर देन वन एम्ब्रियो होगा, बट किसके अंदर, इन अ सिंगल सीड। पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स more than one embryo in a single seed। इसमें हम ऑरेंज का एग्जांपल दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। जब ऑरेंज के सीड को स्क्वीज आउट करेंगे हम, उसके अंदर में अलग अलग टाइप के शेप के हमें एम्ब्रियोज मिल जाएंगे। सो दिस इज पॉली एम्ब्रियोनी। मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड मीन्स आपका सीड क्या है, सीड इज ओव्यूल। सो दिस इज माय ओव्यूल, है ना। अब इसके अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो है। ठीक है। एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो। सो दिस इज अ केस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है। एग्जाम्पल में आप ऑरेंज ले लीजिए बच्चों। पॉली एम्ब्रियोनी का यील्ड हमें सबको पता ही है, काफ़ी अच्छा इसमें यील्ड भी देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ तो एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में। बच्चों एपोमिक्सिस में आप देखो, अगर हम फर्टिलाइजेशन से सीड बनाते हैं तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेग्रीगेट होंगे डेफिनेटली, है ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे अगर हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो। ठीक है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा और मुझे मैटरनल स्पोरोफाइट के कैरेक्टर्स ही चाहिए तो फर्टिलाइजेशन है नहीं, तो न्यूसेलस जो है, तो न्यूसेलस के अंदर वही कैरेक्टर्स प्रिजर्व रहेंगे, सेग्रीगेशन हुआ नहीं कैरेक्टर्स का। तो सुपीरियर वैरायटी अगर यही वाली है तो ये प्रिजर्व रहेगी विदाउट द सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है और इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हाइब्रिड सीड हमने कोई बनाया हुआ है और हाइब्रिड सीड को अगर हम फर्दर ग्रो करवाना चाहेंगे तो दोबारा जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो कैरेक्टर्स वापस सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो हाइब्रिड सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस हो जाएंगी। अब हाइब्रिड सीड बन चुका है, हाइब्रिड सीड का प्लांट उगाएंगे, उसके अंदर स्पोरोफिटिक बडिंग कराएंगे, तो उसके मैटरनल स्पोरोफाइट के अंदर, उसके न्यूसेलस के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब वो मेंटेन रहेंगे उसके अंदर हम एपोमिक्सिस करवा देंगे, कोई सेग्रीगेशन होगा नहीं, हाइब्रिड कैरेक्टर्स विल बी रिटेन्ड। मतलब एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस हाइब्रिड वेराइटीज में बहुत ज़्यादा है। तो एपोमिक्सिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल
in preserving hybrid varieties. नो डाउट आप हाइब्रिड वेराइटीज बना लीजिए, है ना, बट अगर आप फर्दर हाइब्रिड वेराइटीज को ही क्रॉस करवा देंगे फॉर द नेक्स्ट प्रोजेनी, तब फिर कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हाइब्रिड वेराइटी बना लेंगे। अब हाइब्रिड वेराइटी के कैरेक्टर्स हमको बचाए रखने हैं अगली प्रोजेनी में भी, तब क्या करेंगे, तब कराएंगे एपोमिक्सिस, मतलब स्पोरोफिटिक बडिंग। इसकी वजह से क्या होगा, हाइब्रिड वेराइटी के जो कैरेक्टर्स थे वही कैरेक्टर्स रिटेन रहेंगे न्यूसेलस के थ्रू, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं हो रहा। सो एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंट रोल हमारे एग्रीकल्चर में देखने को मिल जाता है, एंड पॉलीएम्ब्रियोनी आल्सो हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर ड्यू टू इट्स हाई यील्ड एंड हाई जेनेटिक कॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, अभी एम्ब्रियोज एक अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन के भी तो हो सकते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वेराइटी देखने को मिल जाती है इन पॉलीएम्ब्रियोनी एज वेल एज इन एपोमिक्सिस। So that's all about the complete chapter, sexual reproduction in flowering plants. If you have any doubts left, you can post in the comments. If possible, I'll accumulate all the doubts and will post a separate video for the same. दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, तो इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूँगी इन डिस्क्रिप्शन। जितने भी पार्ट्स होंगे आप किसी भी पार्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी आपको उसके पूरे नोट्स की। एनसीईआरटी नोट्स बनाए हुए हैं पूरे एनसीईआरटी के ऊपर, आपको अलग से एनसीईआरटी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ही मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको अलग से एनसीईआरटी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, और पूरी एनसीईआरटी आप इवन रिवाइज भी कर सकते हो नोट्स के थ्रू पूरा चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।